So hello everybody, welcome back to Kitab to Dimag. This is Abhinav Mani and you are watching one shot of chemical reactions and equations. Chemical reactions and equation is a short chapter with lots of details and chemical reactions. So इसमें हर एक पार्ट को, हर एक छोटे छोटे डिटेल को बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ आज इस लेक्चर में तुम्हें एक्सप्रेस करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. पहले एक बात कर लेते हैं, एक चीज़ बात कर लेते हैं हम कि ये जो लेक्चर है ये कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमने इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा है तो भी तुम देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं कोई भी बेसिक डिटेल को नहीं खाने वाला हूँ, हर एक डिटेल को एक्सप्रेस करने वाला हूँ. बस ये लेक्चर शॉर्ट रखने की कोशिश करने के लिए मैं इसमें फास्ट बोलूँगा, बाकी ऐसा नहीं कोई भी फैक्ट या डिटेल में मिस करने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन इट. सो द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. इस चैप्टर में जो वर्ड केमिकल है उसका मतलब होता है मैटर. मैटर ही केमिकल है और कुछ नहीं. और रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, केमिकल रिएक्शंस का एक्चुअली में क्या मतलब होता है. केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कोई भी केमिकल चेंज है उसकी जो प्रोसेस होती है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज एनवायरमेंट में, नेचर में ऐसा चेंज जिसमें कि किसी भी बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने लगे. केमिकल प्रॉपर्टीज जब बदल जाती हैं किसी भी चेंज के दौरान तो मैं कहूँगा केमिकल चेंज आया है वहाँ पे, और वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी हुई हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, you all guys know rusting. These are example of chemical changes. So first of all let's study about characteristics of chemical reactions. This is where the flow of NCERT begins. यहीं पे NCERT स्टार्ट होता है. Characteristics of reactions क्या होती है, सबसे पहले वो बताता हूँ मैं. कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी संभावना है कि तुम वहाँ पे देख सको कि रिएक्शन में ये चीज़ हो सकती है. संभावना ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में ये चीज़ होती ही होती है, पर बहुत हाई संभावना है कि जब रिएक्शन होगी तो ये चीज़ें, ये लक्षण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें उस रिएक्शन में दिखें. तो सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट. स्टेट क्या होता है, स्टेट मतलब होता है सॉलिड लिक्विड गैस. सॉलिड लिक्विड गैस यानी किसी भी बॉडी जो भी केमिकल रिएक्शन शो कर रही है उस बॉडी की जो भी स्टेट है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, रिएक्शन होने के बाद वो स्टेट उसकी चेंज हो जा रही है. ऐसा कई बार देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल तुम लोगों को तो एक बेसिक सा पता ही है, जब भी लकड़ी जलाते हैं तो वो लकड़ी क्या होती है, पहले तो पूरी सॉलिड होती है, उसके बाद उसमें बहुत सारा मटेरियल, लकड़ी का बहुत मेजर पोर्शन गैस के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में बर्न अप हो जाता है. तो ये तो तुम्हें पता ही है, सॉलिड टू गैस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तभी तो H2O यानी पानी बनता है, और दोनों गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो रिएक्शन के दौरान स्टेट का भी चेंज आ सकता है. अब चेंज इन कलर की बात करते हैं. कई बार रिएक्शन में होता है ये कलर ही बदल जाए, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लकड़ी का कलर तो नॉर्मली ब्राउन होता है, बट जब भी बहुत ज़्यादा उसमें रिएक्शंस होने लगते हैं तो उसके कलर में काफ़ी चेंज आ जाता है, ब्लैक वगैरह हो जाता है. सो यहाँ पे जो चेंज इन कलर का एग्जांपल हमारे पास एक और है वो है रस्टिंग. रस्टिंग का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, आयरन का कलर क्या जनरली होता है, शाइनी ग्रे. ब्लैक मत बोलना, शाइनी ग्रे होता है. ब्लैक तो हो जाता है जंग लग करके, बट शाइनी ग्रे होता है आयरन का ओरिजिनल कलर. उसके बाद जब रस्टिंग हो जाती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है. रेडिश ब्राउन हो जाता है. तो ये रस्टिंग लिख के आ जाओगे, काम हो जाएगा. फिर बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर. जब भी रिएक्शन हो रही होती है तो हाई चांसेस है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़े या घटे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे पास मैंने लिया है मिक्सिंग ऑफ क्विकलाइम इन वाटर. अगर तुमने कभी भी अपने आसपास में, अपने ही घर में व्हाइट वॉश होते हुए देखा होगा, जो पुराने जमाने का व्हाइट वॉश मेथड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉट पुट्टी. सो व्हाइट वॉश जब किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक चूने का ढेला लाते हैं मार्केट से, जिस चूने को बोला जाता है क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड. ये हम आगे की रिएक्शन में भी पढ़ने वाले हैं. सो ये वाला जो चूने का ढेला है इसको पानी में डाला जाता है. अब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और पानी के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो रिएक्शन मैंने भी तुम्हें बताई ये आगे आने वाली, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है, और तुमने नोटिस किया होगा कि वो जिस भी बाल्टी में, जिस भी पतीले में उस चूने को डाला जाता है पानी के साथ, उस पतीले का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ क्विकलाइम इन वाटर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर भी हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं. एक और कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कि इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात हो रही है, यानी रिएक्शन हो रहा है तो कई बार ऐसे चांसेस है कि गैसेस इवॉल्व हो. इसका भी एग्जांपल तुम्हें अच्छे से पता है कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तब उसमें से गैस इवॉल्व होती है. ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला एग्जांपल था. अगर बात करें एनसीईआरटी की तो उसने हमें बताया है कि जब जिंक को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बनाया जाता है, ये सल्फेट लिखा गया है यहाँ, दिस इज नॉट सल्फेट, दिस इज जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जिंक होता है वो सॉलिड होता है. HCl एक्वस मतलब पानी के साथ मिक्स्ड फॉर्म में पाया जाता है. जिंक क्लोराइड भी तुम्हारा एक्वस फॉर्म में निकलने वाला है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन है ये तो गैसेस फॉर्म में निकलेगी. इसका मतलब एक गैस का इवोल्यूशन हुआ इस रिएक्शन में. सो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में पूछा जाता है किस तरह से, वो मैं बता देता हूँ. बोला जाता है कि तुम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टेट करो और इसके एग्जाम्पल्स दो. सो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं. आगे बढ़ते हैं एक एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में आती है. इस एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये होता है कि तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन का एक बढ़िया एग्जाम्पल मिल सके,
बस वही उसका मेन एग्जाम्पल है, मेन मोटो है। अब बात करते हैं ये एक्टिविटी कहती क्या है। ये एक्टिविटी कहती है कि सबसे पहले एक मैग्नीशियम की पट्टी लो, उस मैग्नीशियम की पट्टी को कैंडल या किसी बर्नर की मदद से गर्म करो, और जब तुम गर्म करोगे उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, उस मैग्नीशियम की पट्टी को थोड़ा घिसो। क्यों घिसना होगा इसको मैं तुम्हें तुम्हारे कॉमन सेंस और कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर तुमने कोई आयरन रॉड लिया है, उसके साथ तुम्हें कुछ करना है, प्रॉपर आयरन के साथ कुछ करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले उसको सैंड पेपर से घिसना होगा। क्यों घिसना होगा? क्योंकि नॉर्मली जो आयरन होता है उसके ऊपर तो रस्ट लग जाता है, और उस रस्ट के कारण तुम जो भी उसके साथ एक्टिविटी करने वाले हो उसमें इंटरफेरेंस होने वाली है, इसीलिए तुम्हें पहले उसको स्क्रब करके उसके रस्ट को हटाना होगा। सिमिलरली जो चीज़ तुमने अभी आयरन में दिमाग लगाया वही दिमाग लगाओ मैग्नीशियम रिबन के साथ। अगर मुझे मैग्नीशियम रिबन के साथ कोई रिएक्शन करनी है तो उसके ऊपर लगे हुए रस्ट को, जो मैग्नीशियम का रस्ट कह सकते हैं उसे, उस चीज़ को रिमूव करना होगा। और मैग्नीशियम के लिए रस्ट क्या होता है वो बता देता हूँ मैं। रिमूव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम के लिए रस्ट। आयरन रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 हम सब जानते हैं, Fe2O3 होता है। उसी तरह मैग्नीशियम का ऑक्साइड उसके लिए रस्ट की तरह बन जाता है, और उसे हमें रिमूव करना होता है स्क्रब करके। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। अब करते हैं उसको बर्न। जब तुम कैंडल की मदद से मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हो तो उससे होता क्या है ना, वहाँ पे एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? जिसमें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब भी बर्निंग होती है तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ये हीट मुझे यहाँ लिख देना चाहिए। यहाँ हीट रिलीज होती है, एक्चुअली में हीट एंड लाइट दोनों रिलीज होती है, ठीक है। मेन तो लाइट याद रखोगे तो काम होगा, हीट हटा दे रहा हूँ कन्फ्यूजन के लिए। मेन इसमें लाइट याद रखोगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। व्हाइट पाउडर में किसे कह रहा हूँ? इस चीज़ को कह रहा हूँ व्हाइट पाउडर। तो व्हाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, और कई ज़्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट भी निकल रही है, बहुत डेजलिंग लाइट। डेजलिंग मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार। रिएक्शन कौन सी है तुम देख सकते हो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ यहाँ बर्न किया गया है। अभी आई थिंक दिस रिएक्शन इज वेरी वेल क्लियर टू यू कि ये क्या है। इसमें मेन चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाइट पाउडर क्या है, तो तुम बता दो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। रिमूव किसको रिमूव करने के लिए हमने स्क्रब किया, तो तुम बताओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को। डेजलिंग लाइट निकली थी या कैसी लाइट निकली थी इसके बारे में पूछा जा सकता है। या किसको बर्न करने पर बहुत हाई ब्राइटनेस वाली लाइट निकलती है, तो मैग्नीशियम को बर्न करने पर बहुत हाई ब्राइटनेस वाली लाइट निकलती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसको मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन लिखनी होती है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ लिख के बता दिया है ऑलरेडी। ये वाली जो इक्वेशन है जिसकी मदद से मैं किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्ट करने वाले जो चीज़ें हैं जिन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, उनको उनके सिंबल के रूप में मैं दर्शा रहा हूँ। और फिर जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद हो रहा है, जो चीज़ बन रही है, उसको भी मैं उसके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा इक्वेशन जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करे, किसकी मदद से, उसमें यूज हो रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूलाज या केमिकल सिंबल को बोल सकते हो, फॉर्मूला सिंबल एक ही चीज़ है, को यूज करते हुए, तो उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। सिंबॉलिक लिख देना, सिंबल ऑफ किस चीज के सिंबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इस चीज को तुम देख सकते हो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये कितना ओल्ड फैशन लग रहा है और देखने और पढ़ने में भी काफी ज्यादा फजी है, प्रॉब्लमेटिक है, आलस लगेगा इसको पढ़ने में। लेकिन कौन सा ज्यादा क्विक मेथड है वो एक बार नोटिस करो। यहाँ पे मैंने बना दिया है सैड इमोजी। यहाँ पे देखो इस चीज को, जब मैंने इसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया तब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस करने में भी ईजी, अंडरस्टैंड करने में भी ईजी बन गया। अब यहाँ पे जो चीजें रिएक्ट कर रही होती है उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। ये एरो दिखाता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इसीलिए उधर की तरफ एरो जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा ना कि उस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहे हैं। अगर वैसा हो रहा होता तो ये एरो पीछे की तरफ लगता, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जिसकी वजह से एरो की डायरेक्शन उस तरफ जा रही है। हमेशा ध्यान रखोगे रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में, इसलिए एरो भी हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। और प्रोडक्ट को तो क्या होता है जानते ही हो, प्रोडक्ट ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। इस स्लाइड के बारे में जो डाउट है अब तुम्हारा काम है उसे जल्दी से कमेंट करना, और इसको जितने भी मटेरियल यहाँ लिखा है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे, जो कि कहता है हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है वो बता दो। सबसे पहले बैलेंसिंग होती क्या है,
वो देखना है तुम्हें। इसमें जब भी कोई इक्वेशन मिलेगी ना, उसमें लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम राइट साइड में होने चाहिए। यही बैलेंसिंग का मेन फंडामेंटल मोटो होता है। आखिर इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि बराबर होना चाहिए? एक बार तुम ही इस बात को सोचो कि तुमने किसी रिएक्शन करवाने के लिए एक कंटेनर में 4 एटम डाले और उधर से निकलने वाले प्रोडक्ट जो था, उस प्रोडक्ट के पास 5 एटम्स हो गए। ऐसा संभव है क्या कि तुमने 4 एटम्स दिए और 5 एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जिसकी वजह से हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इस बात को सेटिस्फाई करवाने के लिए उस इक्वेशन में हमें लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उसे राइट साइड के बराबर करना पड़ता है हमेशा। इसको करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, पहले मैं वो थोड़ा बता देता हूं यहां पे। वो मेथड क्या है? मेथड, उस मेथड का एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लिखता हूं 2H2SO4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें 2H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन इसमें 4 है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल्स में 4 हो गए। सल्फर इसमें 2 मिलेंगे, सल्फर के 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के इसमें 8 एटम्स मिलेंगे, 8 एटम्स। ये एटम्स की काउंटिंग लिखी है मैंने, और इधर 2 मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के। ये मेथड तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसका यूज करते हुए अभी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को बराबर कर देंगे। उससे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग क्यों करनी होती है इक्वेशंस की? सिर्फ इसलिए करनी होती है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? ये वही हुआ जो मैंने तुम्हें बोला कि तुमने इधर से 4 एटम्स डाले, उधर से 5 एटम्स नहीं निकल सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहती है कि जितना मास किसी भी कंटेनर में है वो किसी भी रिएक्शन के थ्रू न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं क्रिएट किया जा सकता है। अब देखो, अगर नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगा, सेम सामान रखा हुआ है, उतना ही एटम रखा हुआ है, तो मास भी चेंज नहीं होगा। बात एक ही है, तुम एटम कहो चाहे मास कहो, तो जितना मास पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए। या फिर तुम कहो कि जितने भी एटम्स हर एलिमेंट के पहले थे उतने ही एटम्स हर एलिमेंट के बाद में रहने चाहिए, तभी मास भी सेम रहेगा। सो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से फॉलो करवाने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग विद कोफिशिएंट, जैसे मल्टीप्लाई करके बताया ना, अभी उसके एग्जांपल के साथ देखेंगे, उसी की तरह किया जा सकता है। टारगेट रखना होता है हमें लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं, LHS में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स RHS में होनी चाहिए। हर एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के देखने हैं हमें, ईच एलिमेंट के। एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास आयरन है। इस आयरन में लेफ्ट साइड में तो एक ही आयरन का एटम है, राइट साइड में 3 एटम्स हैं, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 3 आयरन के एटम्स हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद मुझे देखना है इधर हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, इधर भी 2 है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 4 है, तो मेरे को भी इधर 4 ऑक्सीजन चाहिए। 4 ऑक्सीजन चाहिए तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन दे दूंगा। लेकिन अब हाइड्रोजन इसी कारण छेड़ा गया, जिसकी वजह से मैं देखूंगा कि इधर हाइड्रोजन टोटल 8 है, उधर तो बस 2 ही है, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर 4H2 लिख दूंगा। तो मेरे थॉट प्रोसेस को समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों साइड एटम बराबर होने चाहिए। करना कैसे? लेफ्ट टू राइट हर एक एलिमेंट के एटम को चेक करो। आयरन का चेक कर लिया, फिर हाइड्रोजन का चेक किया, फिर ऑक्सीजन का चेक किया, ऑक्सीजन का बराबर नहीं था, ऑक्सीजन को ठीक करा, ठीक करने के कारण हाइड्रोजन छिड़ा गया, तो हाइड्रोजन छिड़ा गया तो राइट साइड में उसको ठीक कर दिया। इस तरह से करना होता है। इसकी पूरी डेप्थ प्रैक्टिस वगैरह की अलग से वीडियो मैंने बनाई है, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो अभी, लेकिन हम इसको एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। सिर्फ समझने के लिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, H2 + O2 H2O देता है। लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, राइट साइड में उतने, इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन छिड़ा गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी 4 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 करने के लिए मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उधर 4 से नहीं, क्योंकि 2 × 2 = 4, तो वहाँ पे भी बराबर हो गए हाइड्रोजन के एटम्स भी। अब देख लेते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में एक सिल्वर कोई दिक्कत नहीं, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन दिक्कत है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। यहाँ पे लेकिन अब सिल्वर छिड़ा गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन में इधर 1 सोडियम, उधर 2 सोडियम, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉपर एक, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट जो भी आयंस होते हैं ना, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया NH4+, ये सारे जितने भी आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड ये वाला, ठीक है, नाइट्रेट NO3, ये सारे जितने भी आयंस दिख रहे हैं तुम्हें, उनको पूरा एज इट इज देख लिया करो। सल्फेट इधर एक, उधर भी एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सारे एटम्स बैलेंस्ड है। यही होती है बैलेंसिंग, इसमें कुछ खास मामला नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक 30 मिनट्स के अराउंड की वीडियो डाली है स्पेशली डेडिकेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शन जब हो रहा होता है ना, तो उसे कुछ 4 टाइप्स बनाए गए हैं। उनमें से सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो हर एक एग्जाम्पल में 2 रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही होगा, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि 2 ही रिएक्टेंट्स हमारे सामने आए हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होना चाहिए, ये हमेशा 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 सत्य रहेगा कि सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। मोस्टली एक्सोथर्मिक, यानी कि ज्यादातर इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब एक्सोथर्मिक यहाँ आया वो समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, उनको बोला जाता है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल की। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, CO2 बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि मैंने सॉलिड लिखा है, या S लिखा है, या G लिखा है, या G लिखा। ये जो SGL कहीं कहीं लिख रहा हूँ मैं, उसका स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे यहाँ पे लिक्विड है तो मैं L लिखूंगा, क्यों? यहाँ पे मैं लिखूंगा Na2SO4 के आगे मैं लिख दूंगा एक्वस, ऐसा लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, समझाता हूं मैं तुम्हें। अगर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में तो उसके लिए S लिख दोगे, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में तो उसके लिए L लिख दोगे। कोई चीज़ गैसेस स्टेट में है तो उसके लिए ब्रैकेट में G लिख दोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर है, पानी में घुली हुई है, तो उसके लिए तुम लिखोगे एक्वस, जिसका सिंबल होता है AQ। और अगर कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही है तो उसके लिए तुम लिखोगे नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर के लिए PPT, ऐसा लिखा जाता है। सो ये सिंबल्स हैं जो कि हम कोने में लिख देते हैं उसके स्टेट के अनुसार। फिर रिएक्शन है हमारा हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, दोबारा आ गया, वाह मजे मजे। तो इसको तुम डाल सकते हो कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में। बैलेंस करने की बात कर लेते हैं तो इधर लग जाएगा हमारा 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी इधर 4, तो अब बैलेंस हो चुका है ये। आगे बात करते हैं इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अरे दोबारा वही रिएक्शन, बहुत बढ़िया, मजे मजे। मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो भी सॉलिड पाउडर बना था। अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम, वहाँ पे एक मैग्नीशियम, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 होनी चाहिए, चलो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीशियम छेड़ा गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप तुम्हारी बैलेंसिंग भी साथ में होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इसी के साथ। अब बढ़ते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को समझने के लिए। सो इसे नोट डाउन करो और फटाफट से एक बार देख लो, बहुत सिंपल चीजें हैं। सो अब बिगिन करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही उस एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि कई बार और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, जिस चूने की बात कर रहा था मैं सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर के, उस कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है पानी के साथ और वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम। नाम बहुत अच्छे से याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में इस नाम से नहीं बोला जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, या फिर ये नहीं बोला जाएगा कि CaOH2 फॉर्म हुआ है। तो मैं ये नाम मिलने वाला है एग्जाम में। तो स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं आज से याद रखोगे। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। और ये चीज़ पानी के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से मैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलता हूँ, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग के बारे में। अब ये जो CaOH2 है, इसका यूज क्या किया जाता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको दीवार पे पोता जाता है। दीवार पे पोतने की वजह से क्या होता है, तुमने अगर कभी देखा हो तो तुम्हें याद आएगा कि जब भी दीवार पे लगाया जाता है तो शुरू में तो वो गीला गीला दिखता है, उसका कलर डल वाइट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सूखता है तो वो दीवार बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, ब्राइट वाइट कलर शाइन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, चलो देखते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे पोता गया है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इस रिएक्शन के बाद वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O गैसियस फॉर्म में निकलता है। अब देखो ये जो रिएक्शन हुई ना, ये कहाँ से आया, ये तो तुमने फॉर्म किया, तुमने बनाया, तुमने दिया, ठीक है, तुमने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पे लगा हुआ रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये दीवार पे लगा रहता है, वॉल पे, वॉल पर लगा हुआ रहता है। और ये जो H2O है ये एयर में रिलीज हो जाता है, ये एयर में रिलीज हो जाता है। और ये जो चीज़ होती है ना, उसकी वजह से होता है कि जो डल वाइट कलर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अपने कलर में, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइनी व्हाइट कलर का होता है। सो दोनों के कलर में अंतर क्या है, ये भी व्हाइट है वो भी व्हाइट है, लेकिन ये डल है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और चमकदार है। तो तुमसे अगर कभी पूछा जाए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को ना, जो मैंने बोला तुम्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। स्लेक्ड लाइम तो बोला ही जाता है, लाइम वाटर भी बोलते हैं। वहीं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए आसान होगा, लाइम वाटर, लाइम वाटर। सो इस सॉल्यूशन को लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो लाइम वाटर में जब भी CO2 डाला जाता है, अगर तुम आर्टिफिशियली भी अपने माउथ के थ्रू लाइम वाटर में CO2 डालोगे तो भी यही रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर का कलर है वो ब्राइट और शाइनी होने लगेगा। तो क्वेश्चन में अगर तुमसे ये भी पूछा जाए कि किसी सॉल्यूशन में हमने बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड दिया अपने माउथ के थ्रू, बाद में सॉल्यूशन का कलर मिल्की वाइट हो गया, मिल्की वाइट भी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल चमकदार सफ़ेद मिल्की वाइट हो गया, तो एक बात बताओ कि वो सॉल्यूशन किस चीज़ का था। तो तुम बोल सकते हो दैट वाज अ लाइम वाटर सॉल्यूशन, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, या स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे उस अनुसार। आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन का व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ये याद रखोगे। व्हाइट वॉशिंग का जैसे नाम आएगा तुम्हें रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। जैसा मैंने बोला था बताने वाला हूं मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी
रिलीज होती है, किस फॉर्म में रिलीज हो सकती है? हो सकता है हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है लाइट के फॉर्म में रिलीज हो। हाँ, लाइट कैसे समझाता हूँ। लकड़ी को जब भी जलाया जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी भी तो निकलती है भाई। जब लकड़ी जलता है हीट भी निकलता है, मानता हूँ, लाइट भी तो निकलती है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया तब लाइट नहीं निकली थी क्या? तो लाइट जो निकली वो भी तो एक एनर्जी है। जब एनर्जी निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ही होगी। आगे बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी हमें बताता है वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल। किसी भी ईंधन को जलाओगे तो उससे जो भी एनर्जी निकलती है उसी की मदद से गाड़ी वगैरह चलती है। अगर वो एनर्जी देगा ही नहीं तो हम ईंधन को जलाते क्यों हैं? आखिर इंजन जलता है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे गाड़ी चलती है, उसका मोटर वर्क करता है। तो इसीलिए किसी भी फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो उससे हमेशा हमेशा एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है CH4 यानी मीथेन फ्यूल का। फ्यूल कोई सा भी हो सकता है। फ्यूल का ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ मीथेन लेके चलो। फ्यूल में LPG आ सकता है, पेट्रोल आ सकता है। पेट्रोल क्या होता है? कुछ ऑक्टेन और डेकेन के कंपोनेंट्स मिले हुए रहते हैं उसमें। मीथेन हो सकता है, LPG हो सकता है, ऑक्टेन डेकेन वाले पेट्रोल डीजल ये सब हो सकते हैं। हो सकता है लकड़ी हो सकता है कोयला ही हो। कोयला क्या होता है? डायरेक्ट कार्बन होता है कोयला, और कुछ नहीं। ये जो रिएक्शन हो रही है किसी भी फ्यूल, मीथेन में नहीं, यहाँ पे कोई भी फ्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 H2 और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करता है, एनर्जी। ये कभी भी रिएक्शन आ जाएगा ना कि बर्निंग ऑफ अ फ्यूल क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो बता दो कि एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तुम्हारे पेट में जो ग्लूकोज मौजूद है, तुम्हारे लिए हुए सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है उसे, उसके साथ बर्न अप होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म करता है, जिसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। और वही एनर्जी है जिसकी मदद से मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ और तुम्हारे सामने इतना बोल रहा हूँ। वरना एनर्जी और कहाँ से मिलेगी तुम्हें अंदर? यही तुम्हारी एनर्जी का सोर्स है। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें इसी एनर्जी का यूज, एक्चुअली में यही एनर्जी फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट या मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर की बात की गई है। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है? जो खाद होता है, जिसे कि कहीं गड्ढे में, पिट में डाल करके जमा करके बनाया जाता है खाद। तुमने देखा हो गोबर वगैरह वो गड्ढे में खोद करके डाला जाता है, वहाँ पे अर्थवॉर्म्स और कुछ केचुए, बैक्टीरिया, कीड़े उस पर वर्क करते हैं, उसे खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और कुछ एक्सक्रीटा निकालते हैं। जो एक्सक्रीटा निकालते हैं वही इन द फॉर्म ऑफ खाद हम यूज़ करते हैं अपने खेतों में। ये जो प्रोसेस हुआ ना, जो भी कीड़ों ने अंदर किया, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन हमने इन्वॉल्व नहीं किया यहाँ पे, ना ही एनसीईआरटी ने किया है। पर वो जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ जो कॉम्पोस्ट मैन्योर के फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन अंदर होती होगी। इसको फील करने के लिए तुम ऐसा सोच सकते हो, कभी तुमने अगर गोबर की जो ढेरी होती है उसमें अगर गलती से भी हाथ पैर डाल दिया हो बॉल वगैरह निकालने के लिए, तो तुमने फील किया होगा वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। ऐसा रहने का एक ही कारण है कि वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ, तुम सोचोगे कि सेकेंड सर आपने एक बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया, तो थर्ड होना चाहिए। एक्चुअली में देखो, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर हम एक्सोथर्मिक को पढ़ रहे हैं, वो इसका सब पार्ट है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दो और अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप्स 4 ही हैं, उसके अंदर एक सब टाइप्स हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के अंदर एक एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं एक्सोथर्मिक, लेकिन सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होते हैं। कैसे बोल सकता हूँ मैं? यही रिएक्शन देख लो ना, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है क्या ये? इसमें प्रोडक्ट तुम्हें एक दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो होते हैं एक्सोथर्मिक, पर सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखोगे तुम। आगे बढ़ते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डिकम्पोज होने वाली है, कोई चीज़ टूटने वाली है। तो हाँ, ये वही रिएक्शन है जिसमें कि तुम्हें एक रिएक्टेंट दिया जाएगा और उसे ध्यान रखना एक ही रिएक्टेंट दिया जाएगा और उसका डीकम्पोजिशन यानी उसका टूटने का प्रोसेस दिखाया जाएगा। आगे बात करते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो इसमें एक ही रिएक्टेंट होने वाला है, प्रोडक्ट इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे। मोस्टली एंडोथर्मिक होगा, तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। अब जो एनर्जी तुम दे रहे हो वो 3 फॉर्म में दे सकते हो, या तो हीट के फॉर्म में दे दो, हो सकता है लाइट के फॉर्म में दे दो, हो सकता है तुम उसे हीट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दो। तो जब हम हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो मैं कहता हूँ उस टाइप के डिकम्पोजिशन को थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें जो एनर्जी दी जा रही है वो कौन सी है? हीट एनर्जी दी जा रही है, हीट एनर्जी। इसके लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा जाएगा कंपाउंड को, उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है पानी का। और जो उसके बाद आने वाला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें कि लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा तोड़ने के लिए, उसके लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो नंबर 1 एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला थर्मोलिटिक वाले में 3 एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट जो होता है उसको हीट कर दोगे अगर तुम,
सॉलिड होता है, उसको हीट कर दोगे तो बनेगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में SO2 गैस निकलेगी, SO3 गैस निकलेगी। ये रिएक्शन क्या तुम्हें याद करनी है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम इस रिएक्शन को 100% याद करके रखो। जो मेन पॉइंट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ये ध्यान रखोगे जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर होता है ग्रीन। आई थिंक दिख रहा होगा, लेट मी चेक नीचे दिख रहा है कि नहीं। सो नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेट मी टर्न द कैमरा डाउन। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। सो ये होता है ग्रीन कलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं तो बता रहा हूँ। ये होता है ग्रीन कलर का। ये जो Fe2O3 होता है ये तो तुम जानते हो, ये रेडिश ब्राउन होता है, रेड ब्राउन टाइप के कलर में रहने वाला है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका क्या कलर है, इंपॉर्टेंट है इसका कलर। एक तो ये ग्रीन कलर होता है, उसके बाद ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि SO3 एक पॉइजनस गैस है? बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन होकर के एक ऐसी गैस को देता है जो कि पॉइजनस होती है नेचर में। सो इंपॉर्टेंट है ग्रीन पॉइजनस। इसमें हम एक नोट पॉइंट को देख लेते हैं। वो नोट पॉइंट क्या कहता है, जो फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट FeSO4, ये जनरली पानी के साथ ढेले के फॉर्म में पाया जाता है। ढेला कहने का क्या मतलब हुआ, एक्चुअली में इसका पूरा फॉर्मूला होता है 7H2O.7H2O, फेरस सल्फेट .7H2। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एक फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल है उसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल से चिपके हुए हैं। कहने का ये मतलब नहीं है कि उसके साथ कंबाइंड है बिल्कुल केमिकली, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं उस तरह से नहीं। H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कहीं ना कहीं प्लस माइनस चार्ज का कुछ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण H2O के मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड करके रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे। डॉट लगाने का मतलब है ये चीज़ जुड़ी हुई नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के जैसे, ये इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन जैसा होता है ना, शेयर करके बनाते हैं बॉन्ड, वैसे नहीं जुड़ी हुई है। ये कैसे जुड़ी हुई है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उन दोनों के बीच में जो उनको चिपका के रखे हैं। तो एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल में 7 H2O के मॉलिक्यूल से चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल जिसको कहते हैं ढेला, हम ढेला कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। जो ये ढेला होता है ना, इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। जब इस ढेले को जलाया जाता है तो इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और ये बच क्या जाता है, क्रिस्टल से बन जाता है नॉर्मल FeSO4, जो कि क्रिस्टल नहीं रहता, वो पाउडर बन जाता है। और ये जो पाउडर होता है इसका कलर वाइट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है तुम्हें क्वेश्चन में कैसा पूछा जाएगा कि वाई द क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट टर्न्स वाइट कलर्ड पाउडर ऑन हीटिंग। तो तुम आंसर क्या बताओगे, बिकॉज इट लूजेज वाटर, वो पानी को लूज कर देता है, एंड इन जनरल पानी को लूज करने के कारण उसका कलर भी खत्म हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन वाले सेकंड एग्जाम्पल पे। पहला हमने फेरस सल्फेट का देखा। सो फटाफट से बात करते हैं अब और भी थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन के एग्जांपल्स की। थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन की बात कर रहे थे हम, फेरस सल्फेट को हमने देख लिया किस तरह से वो टूटता है। उसके बाद अब हमें देखना है लेड नाइट्रेट कैसे टूटता है। लेड बोलते हैं इसको, जिसका सिंबल होता है बड़ा P, उसके बाद छोटा b। लेड नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, वैलेंसी 1 है, लेड की वैलेंसी 2 होती है। लेड क्योंकि तुम्हारे नॉलेज में एक नया एलिमेंट है इसलिए मैंने इसके बारे में बताया कि इसकी सिंबल क्या होता है, इसका वैलेंसी हमेशा 2 होता है। तो याद रखना इसका वैलेंसी होता है 2, ताकि तुम फॉर्मुलाज आसानी से बना सको। अब देखो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है लेड ऑक्साइड में, NO2 गैस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और ऑक्सीजन गैस में। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पार्ट है, वो है इस NO2 गैस का कलर विच इज ब्राउन। ये जो ब्राउन कलर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम देखोगे उस साल के सैम्पल पेपर्स देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, अगर इस रिएक्शन से क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन में हमेशा यही मेंशन रहेगा कि हमने एक्सेस सब्सटेंस को बर्न किया जिसके बाद एक ब्राउन कलर की गैस निकली है। What that excess substance was, तो तुम बोलोगे लेड नाइट्रेट। अगर पूछा जाए which gas was that, तो तुम बोलोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो गैस। सो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ NO2 की वजह से। आगे बात करते हैं, हालांकि एग्जाम्पल में भी काम आ जाएगा तुम्हारे अगर थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछा जाए। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को आखिरी बार कहाँ देखा था हमने, जब हमने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट NH2O, व्हाइट वॉशिंग वाले रिएक्शन में। उस रिएक्शन में हमने ये चीज़ देखी थी। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो बन चुका है ना, उसके साथ एक और रिएक्शन कर सकते हैं। क्या रिएक्शन कर सकते हैं, उसको अगर तुम बर्न कर देते हो, बहुत बढ़िया से हीट कर देते हो, तो उसके बाद वो फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड इज
अरे ये वही चूना है जो शुरू में हमने डाला था, चूने को पानी में डाला और वही पानी बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उस पानी को जब दीवार पे पोता तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब जला दिया गया तो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये साइकिल चल रहा है यहाँ पे, उस साइकिल के थ्रू तुम इस रिएक्शन को भी इजीली याद कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि कैल्शियम ऑक्साइड से जो रिएक्शन शुरू हुआ और वहाँ से लेकर के जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर हाइड्रोक्साइड ने कार्बोनेट बनाया, फिर कार्बोनेट सब जला करके दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड बनाया हमने। तो ये जो साइकिल है इसको इन द फॉर्म ऑफ एक साइकिल याद रखोगे तो ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये 3 एक ही रिएक्शन मालूम पड़ेंगे तुम्हें। इसी तरह याद रखने का इसको तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहला था हमारा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा डिकम्पोजिशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन में वो किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखना है ऑफ अ वाटर H2O के लिए कैसा रहने वाला है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी H2O को तुम ब्रेक डाउन करोगे तो वो फॉर्म करेगा H प्लस और O2 नेगेटिव, ऊपर 2 है नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दो H प्लस के आयन निकलेंगे और एक O2 नेगेटिव का आयन निकलेगा। अब ये जो 2 आयन्स होते हैं ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से इन्हें ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसीलिए आयनिक फॉर्म में ये निकल रहे हैं। सीधी बात है, क्योंकि तुमने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी की वोल्टेज जो है 6 वोल्ट दे रखा है मैंने। जहां बड़ी डंडी लगाई है उसका मतलब ये पॉजिटिव साइड है और जहां छोटी डंडी लगाई है बैटरी का उसका मतलब ये नेगेटिव साइड है। अब शुरू करते हैं इस चीज़ को समझना कि ये सेटअप जो बनाया मैंने उसमें किया क्या है। मैंने एक मग्गा लिया है जिसके नीचे 2 छेद किए हैं अच्छे बड़े, और उन छेद में मैंने यहाँ पे रबर का स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर क्या होता है, मानो जैसे कि एक बियर या किसी वाइन की बोतल में तुमने कॉक देखा होगा जिसमें कि वुडन फिटिंग होती है, आगे वुड का कॉक होता है ना, जिससे कि बॉटल बढ़िया से लिक्विड प्रूफ हो जाता है, लिक्विड से बाहर नहीं हो सकता। तो उसी तरह यहाँ पे रबर का एक पीस लिया गया है जिसे यहाँ पे सेट किया गया है सो दैट ये जो छेद है वो लीकिंग ना शो करे। अब इस रबर में छेद करना थोड़ा आसान है, तो रबर में छेद करके एक ग्रेफाइट की रॉड, किसकी रॉड बोली मैंने, ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट की रॉड को डाला गया है और दोनों साइड में इधर से कनेक्ट किया गया वायर और दोनों साइड में ये ग्रेफाइट की रॉड डाली गई। इस ग्रेफाइट की रॉड को बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक ऐसा रॉड होता है जो कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है। समझ में आया, इलेक्ट्रोड एक ऐसा रॉड होता है जो कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करेगा हमारे लिए, इसीलिए यहाँ पे ग्रेफाइट को मैंने इलेक्ट्रोड बोला है। इलेक्ट्रोड हमेशा 2 प्रकार के होंगे, एक तो ऐसा जो कि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा जिसको कि नाम दिया जाएगा एनोड, और दूसरा जो कि नेगेटिव साइड से कनेक्ट रहेगा जिसको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पे कैथोड। सो आई होप तुम्हें अब ये सेटअप समझ में आया। अब ये मैंने भरा क्या है इस मग्गे में, इस मग्गे में मैंने पानी भरा हुआ है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ट्यूब जैसी चीज़ वो क्या है, वो ट्यूब ही है। जो ग्लास के टेस्ट ट्यूब्स होते हैं उनके साथ मैंने क्या किया ना, अभी सोचो ट्यूब नहीं है इस मग में, नॉर्मली 2 रॉड्स निकले हुए यहाँ से। और मैंने ये रबर क्यों लगाया था एक बार बता दे रहा हूँ, रबर इसलिए लगाया था जब ग्रेफाइट लगाऊँ मैं तो बढ़िया से फिट हो जाए, हिले डुले ना और लीकिंग भी ना हो। नॉर्मली प्लास्टिक में डाल दोगे तो लीकिंग होने के चांसेस है, बट रबर में अगर तुम पुश करते हो तो वो लीक बचा देता है पानी का होना। आगे बात करते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ टब जो भी मेरा मग है उसमें पानी ले रखा है। अब मैंने क्या किया ना, 2 अलग से टेस्ट ट्यूब्स लिए, उन टेस्ट ट्यूब्स में मैंने पानी ऑलरेडी भर के रखा और फिर उसको इन्वर्ट करके इन ग्रेफाइट रॉड्स जिसे मैं इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ उस पर पहना दिया। अब तुम्हारा सवाल आएगा कि मैंने पहले पानी क्यों भरा था। इसका जवाब मेरे पास ये आएगा कि क्योंकि तुमने जब अगर मान के चलते हैं कि पानी नहीं भरा था तो उसमें एयर फिल्ड होगा ना, नॉर्मली अगर तुम डालो, और जब तुम इसको पहनाओगे तो नेचुरली यहाँ पे कुछ एयर जमा हो जाएगा, यहाँ पे एयर बबल्स बन जाएंगे अंदर। तो एयर बबल्स को अवॉइड करने के लिए मैंने पहले से ही टेस्ट ट्यूब में पानी भर रखा था और उससे इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड पे पहना दिया था। अब शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। मैंने बैटरी को अब डाल दिया, ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हुई। तो मैंने जैसा बताया है कि जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ये क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी देते ही क्या होता है, ये H2O टूटने लगेगा H प्लस और O2 नेगेटिव में। अब एक बात जानना, जो पॉजिटिव साइड है, जो एनोड है, क्या करेगा वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा ना। नेगेटिव कौन है इन दोनों में से जो टूट रहे हैं, इनमें से नेगेटिव साइन तो O के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होने लगेंगे, O2 नेगेटिव ये जमा होने लगेंगे। और इस साइड में, जिस साइड में नेगेटिव वाला लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे H प्लस आने लगेंगे। अब एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, जब सारे ऑक्सीजन इधर जमा होंगे और सारे हाइड्रोजन इधर जमा होने लगेंगे तो उस समय में ये जो ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मैं तुम्हें एक यहाँ पे फैक्ट बताता हूँ पहले कि जब भी कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन से लेता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भेजता है और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इस तरह का कुछ साइकिल चलने लगता है, ठीक है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव से निकलने लगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है, वो अब इस पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाएंगे और उधर से निकलने लगेंगे। तो इस पे जो नेगेटिव का चार्ज है वो निकल जाएगा और जनरली जो दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के वो मिल करके O2 गैस का निर्माण यानी फॉर्मेशन करने लगेंगे। सिमिलरली यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन गया वो उधर निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चल जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के बाहर में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि ये H+ है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी इसने लूज कर दिया है। अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए जो कि इस नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा दिया जा रहा है, तो वो नॉर्मल हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा और वो किसी दूसरे हाइड्रोजन के नॉर्मल एटम के साथ बॉन्ड बना के H2 गैस फॉर्म करेगा। ऐसा ही कुछ ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है, तुम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये H2 गैस फॉर्म होने लगी। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है कि जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये क्यों लिखा, ये तो समझ में आ गया। अब एक बात समझना, जब एक H2O का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स निकल रहे हैं, एक्चुअली में आयंस निकल रहे हैं, बाद में वो एटम में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि दो हाइड्रोजन के एटम मिल रहे हैं एक H2O के टूटने से। वहीं पे सॉरी मैंने अगर बोल दिया एक तो वो दो होगा, एक मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं और एक मॉलिक्यूल की टूटने की वजह से एक ऑक्सीजन निकल रहा है। अब इससे तुम्हें समझ में आ रहा है, जब हाइड्रोजन डबल निकल रहा है ऑक्सीजन से तो जो वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन का निकलने का, जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन से डबल होगा। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसके अंदर पहले पूरा पानी था, वो रिएक्ट किया और H2 और O2 गैस से निकले उससे, तो यहाँ पे अगर मान लेता हूँ इतना ही पानी बचा है और बाकी O2 गैस से भर गया है, तो यहाँ पे जो H2 गैस जमा हुआ होगा वो उससे डबल अमाउंट में हुआ होगा, जिसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ डाउन होगा, क्योंकि H2 गैस यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा स्पेस लेगा क्योंकि वो डबल अमाउंट में निकल रहा है और सारा यहीं जमा हो रहा है। तो ऑक्सीजन जितना निकला उससे डबल निकला हाइड्रोजन। इसीलिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कह सकता हूँ, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम के दुगुना होगा, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम का दुगुना है। अगर मैं तुमसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, तो वो 2:1 का रेशियो आएगा। और यहाँ पे बन जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिएक्शन को, जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या फिर हाइड्रोलिसिस, ये भी बोल सकते हैं। तो ये नाम याद रखोगे और ये पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को समझने के लिए। फोटो मतलब लाइट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है ना कि जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी, उसको यूज किया जाएगा किसके लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर क्लोराइड लूंगा, अरे सर ये तो वही एग्जांपल है जो शुरू में कराया था, बिल्कुल सही, ये वही एग्जांपल है जो कि मैंने तुम्हें शुरू में कराया था ताकि तुम्हें रिएक्शन से याद होने लगे। सिल्वर जो है रिएक्ट करेगा, एक्चुअली में सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे सनलाइट में रहेगा, सनलाइट पूरा साथ में लिखे या बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, Ag+Cl2 बनाएगा। अब ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन हुआ है उसमें एनर्जी कौन सी दी है मैंने, सनलाइट। हुआ क्या है, डिकम्पोजिशन। तो ये कौन सा होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि सनलाइट का यूज़ किया है मैंने। ये रिएक्शन बहुत ईजी है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये कलर क्या है इसका कलर ग्रे है, ठीक है। इसका कलर क्या है, ये कुछ वाइट जैसा होगा, वाइट से किसमें चेंज हो गया, ग्रे में। सिल्वर का कलर तो आई थिंक एवरीबडी नोज। सो लेट्स प्रोसीड टू सिल्वर ब्रोमाइड। सेम टू सेम रिएक्शन होने वाली है, फिर सनलाइट लगाई मैंने और यहाँ पे बनेगा सिल्वर प्लस Br2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैलेंस करना है बैलेंस कर लो, मैं तो मना नहीं कर रहा, ठीक है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब एक चीज़ जो इस रिएक्शन में जाननी है, देखो हर रिएक्शन में तो मैं वो चीज़ बताते जा रहा हूँ जो पूछी जाती है। यहाँ पे मैंने बताया जो रेशियो है वो पूछा जाता है, कहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है ये पूछा जाता है, यहाँ ब्राउन गैस है ये पूछा जा रहा है। अच्छा इस रिएक्शन में मैंने एक चीज़ बताई नहीं, अच्छा वो अभी रिकॉल करवाने लगा। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम के फॉर्मेशन का रिएक्शन है। तो यही रिएक्शन है, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है कहाँ से लाया जाता है, मार्बल वगैरह से, ऐसी जगहों से कैल्शियम कार्बोनेट लाया जाता है। इस रिएक्शन में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो मैं सब में बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन होता है इसका यूज किया जाता है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में।
अभी तो खैर नहीं किया जाता है, पहले के ज़माने में ज़्यादा किया जाता है। ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, ये इस रिएक्शन का की पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं अच्छे से डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो थर्ड टाइप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन। दूसरी बार हमने क्या पढ़ा था? डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन जो है वो डीकॉम्पोजिशन का उल्टा था। अब देखो, जो डीकॉम्पोजिशन था ना, उसमें जितने एग्जांपल्स मैंने दिए थे सब में एनर्जी देना पड़ रहा था, तो वो एंडोथर्मिक में आता है। तो एंडोथर्मिक को एज सच स्पेशली डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, तुम उसे डिफाइन करना चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, यहाँ कोने में लिखता हूँ मैं। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन को कराने में, उसे एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब सिमिलरली जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कुछ एक एलिमेंट रहेगा, वो बीसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा कोई दूसरा बी एलिमेंट और एसी कंपाउंड। इससे नहीं समझ में आया होगा, ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है। होता क्या, एग्जाम्पल से देखते हैं। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में देखना, जो आयरन है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो आयरन है उसकी सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किससे? कॉपर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब आयरन जो है कॉपर को बोलेगा तू हट यहाँ से, उसे लात मार के भगाएगा और उसकी जगह ले लेगा। ये चीज़ डिसाइड कौन कर रहा है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? वो डिसाइड करने वाली ये सीरीज़ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो आयरन है कॉपर से ऊपर रखी गई है, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसको तुम देख सकते हो, सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, फिर कॉपर। इसे याद करने का एक तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरे फीके पकाता है। यहाँ तक तो याद कर सकते हो तुम इसीलिए। ये एक ऑर्डर है जिसके हिसाब से मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन किसे लात मारेगा। यहीं पे मैं ऐसा कर देता ना कि इधर साइड ले जाता, तो क्या ये कॉपर हटा सकेगा आयरन को? नहीं। अभी रिएक्शन हो गई, बस ये ऐसे ही रह जाएगी। इस रिएक्शन में क्या देख सकता हूँ मैं? ए मेरा ये Fe है, बी मेरे लिए कॉपर है और जो सी है मेरा वो सल्फेट है। तो तुम इसे मैच करके देख सकते हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू। और ये जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट का कलर भी हमने डिस्कस किया था, ग्रीन होता है, क्योंकि ये एक्वस में है, पानी में है, ये भी एक्वस में है, इसलिए इनके कलर्स इस तरह से होते हैं। कॉपर का कलर क्या होता है? वी ऑल नो, ये ब्राउन होता है, ये ग्रे होता है, तो वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन सी बात है। सिमिलरली जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्ट करेगा इसके साथ, बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। देन लेड की बात करते हैं। लेड अगर रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो भी यही चीज़ होने वाली है। वो कॉपर को बोलेगा तू हट और यहाँ रिएक्ट कर जाएगा खुद क्लोरीन के साथ, बनाएगा लेड क्लोराइड और साथ में कॉपर को अलग से निकाल दिया जाएगा। सिंपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ खास नहीं है। नाम क्यों है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या है ना, थोड़ी सी एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलने वाली है हमें। एक्सचेंज ऑफ आयंस का क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे जो Na प्लस है, Na प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ है? SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बैरियम प्लस है, बैरियम प्लस यहाँ बनाता हूँ, बैरियम प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्लोरीन नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो इसका वाला प्लस है ना, ये अपने वाले माइनस को छोड़ देगा, इसके माइनस के साथ आएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस यहाँ कंबाइन कर जाएंगे, इसका वाला जो माइनस था वो दूसरे वाले के प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करेगा। तुम देख सकते हो Ba सल्फेट के साथ करेगा तो बैरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पे NaCl बना क्योंकि इसका जो नेगेटिव वाला है वो दूसरे वाले के पॉजिटिव के पास चला गया, अपने वाले को छोड़ करके। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये भी अपने वाले को छोड़ रहा है, वो भी अपने वाले को छोड़ रहा है। जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे तुमने एक चीज पीपीटी देखी होगी। पीपीटी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ऐसा प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में या ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में सॉल्युबल ना हो, इसका कलर व्हाइट है, पीपीटी इसको कह रहे हैं, क्यों मैंने बताया, बैरियम सल्फेट इसका नाम है। रिएक्शन में अगर कभी पूछा जाए क्या इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? कौन सा रिएक्शन बोला मैंने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो तुम बोलोगे हाँ बोल सकते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट निकल रहा है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सिमिलरली लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिल करके बना रहा है लेड आयोडाइड, जिसका कलर येलो है और ये भी पीपीटी है, तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। और एक पोटेशियम नाइट्रेट निकल रहा है। यहाँ पे जो मेरे पास एक पॉजिटिव वाला आयन है वो Pb+2 है, नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव, सॉरी सिंगल 1 नेगेटिव, और यहाँ पे पोटेशियम K+,
यहाँ पे आयन है, आई नेगेटिव। अब तुम देख सकते हो एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे चल रहा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, बनाएगा लेड आयोडाइड, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा, बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। आई थिंक ये सारे रिएक्शंस क्लियर होंगे। तो अब हम आराम से बढ़ सकते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी और कोरोजन, जो कि आखिरी के 4 टॉपिक्स हैं हमारे उन पर। अब बढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह का आता है कि तुम्हें एक रिएक्शन दिया जाएगा और उसमें ये आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस का तब माना जाएगा जब किसी भी रिएक्शन के दौरान उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या वो हाइड्रोजन को लूज कर दे। किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन तब माना जाएगा जब रिएक्शन के दौरान वो हाइड्रोजन को गेन कर ले या फिर ऑक्सीजन को लूज कर दे। अच्छे से इसे तसल्ली से देखो। अब एक बात समझो, रिडॉक्स कब बोला जाएगा किसी रिएक्शन को? रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हो, कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने लगे और वही दूसरे सब्सटेंस का साथ में रिडक्शन दिखने लगे। तो जब दोनों चीजें साथ में होने लगे तो वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कार्बन सॉलिड होता है इन जनरल, ऑक्सीजन गैस है, CO2 भी गैस है। इस रिएक्शन में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा कि इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का और किसी का नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, तो इस केस में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैं बोलूंगा गेन ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में मैं पूछूं तुमसे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुम बोलोगे कॉपर का हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का नहीं, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाँ, वही कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ फॉर्म हुआ है। अब ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लूज करके खाली हो जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, लूज कर रहा है ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन लूज होता है तब रिडक्शन बोला जाता है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या इसमें कॉपर का रिडक्शन हुआ है? नहीं, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। लैंग्वेज ध्यान रखोगे। हाइड्रोजन जो है H2, उसको ऑक्सीजन मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया। तो जब किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे हम, गेनिंग ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई साथ में, तो इसको क्या बोलूँगा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे सिर्फ। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो मैं क्या बोलूँगा, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्या बोलूंगा, ये रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। MnO2 और HCl, ये बढ़िया एग्जांपल है, इसमें अच्छे से समझना हर चीज़। MnO2 में से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों, लूज ऑक्सीजन तो रिडक्शन। अब HCl को देखो, HCl में क्या हुआ, ये जो कंपाउंड था उसमें से हाइड्रोजन निकल गया और ये Mn के साथ जुड़ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला है, लूज हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो था इसका, उसको बाद में जाके ऑक्सीजन मिल गया। तो इस तरह से भी मैं देखूँ तो मिलेगा मुझे कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो किसी तरह से देखो इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन ही दिखेगा। HCl में से क्लोरीन जो था उसने हाइड्रोजन से पीछा छोड़ा लिया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हर तरह से इसका ऑक्सीडेशन दिख रहा है, इसका रिडक्शन दिख रहा है। अब मुझे लगता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किसने किया तो तुम बोलोगे हाइड्रोजन किया। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो रिड्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको कैसे पहचानेंगे रिएक्शन में, उसको इस तरह से पहचानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए। इसीलिए हमेशा जो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या रोल है, रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट है? कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा दिया। अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो वो क्या H2 का ऑक्सीडेशन हो पाता? बिल्कुल नहीं। जिसकी वजह से मैं कहूँगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब आई थिंक तुम्हें एजेंट का भी मतलब समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन में तुम फटाफट से देख बता सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसको रिड्यूस किया इसने, MnO2 को रिड्यूस किया, इसीलिए एजेंट बनाया रिड्यूस करने वाला। सिमिलरली इसमें MnO2 का रिडक्शन हुआ है तो इसके रिडक्शन के कारण मैं
कह सकता हूँ जिसका रिडक्शन होता है विच इज रिड्यूस्ड, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा? क्योंकि इसने HCl को ऑक्सीडाइज करवाया, ये नहीं होता तो ऑक्सीडाइज थोड़ी हो पाता, रिएक्शन ही नहीं होती। जिसके इसमें बोलूंगा ये मेरा क्या है, यहाँ पे खुद रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि दूसरे को इसने रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी पे। चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन। सो अब डिस्कस करते हैं हम कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है ना, किसी भी मेटल की क्वालिटी का डिटेरियोरेशन यानी निम्नीकरण, उसकी क्वालिटी का गिर जाना, घट जाना। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन हुआ है किसी एटमॉस्फेरिक चीज़ के साथ। वो चीज़ क्या हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, एसिड हो सकता है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रिएक्ट करके। तो वैसे प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। होता क्या ये, कोरोजन कुछ नहीं है, डिटोरिएशन यानी कि उसकी क्वालिटी का घटना ही है। क्यों होता है? ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड एसिड्स, मॉइस्चर एसिड्स एक्सेट्रा ऑफ द मटीरियल्स। तो इनके कारण जब भी क्वालिटी खराब होती है किसी भी मेटल की तो कहा जाता है कि उसकी कोरोजन हुई है। अगर तुम कहो कि किसी भी मेटल में कोरोजन हो रहा है तो उसको मैं रस्ट कह दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। रस्टिंग होता है आयरन का कोरोजन, यानी कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, बट रस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू एवरी मेटल। हर मेटल पे रस्टिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आयरन में जो होती है कोरोजन को बोला जाता है रस्टिंग, और रेड ब्राउन कलर का लेयर पड़ जाता है उस पर, फ्लेकी लेयर। आगे बढ़ जाता है, फ्लेकी मतलब थोड़ा सा पपड़ी जैसा। आगे बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में जब भी रस्टिंग होती है, रस्टिंग कह रहा हूँ, सॉरी, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उसका जो कोरोडेड मटेरियल उसके ऊपर चढ़ता है रिएक्शन के बाद, वो ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। और उसके बाद जब सिल्वर के साथ कोरोजन होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग लगती है, कोरोडेड मटेरियल। कोरोडेड मटेरियल क्या होता है, जैसे लोहे का जंग लगता है ना, ऊपर जो लेयर बन जाती है तो वो लोहे का कोरोडेड मटेरियल, ठीक है। तो सिल्वर का जो कोरोडेड मटेरियल है वो ब्लैक कलर का रहता है। आगे बात करते हैं इससे होता क्या है कोरोजन से। क्योंकि क्वालिटी खराब हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ इससे डैमेज होता है मटेरियल का। देखो जो लोहा होता है उसमें जब जंग लग जाती है तो वो उतना मजबूत नहीं रह पाता, जिसकी वजह से उसमें डैमेज आने लगता है। तो यहाँ पे तो एक लॉस हमें दिख रहा है, तो सीधे मैं कह सकता हूँ डैमेज एंड लॉस होता है कोरोजन के कारण। आगे बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी का मतलब होता है, तुमने कभी ऐसा फील किया होगा, कभी दाल के साथ तो ज़्यादा होता है, जब भी दाल को तुम गर्मी के टाइम पे ऐसे खुला रख दो आउट ऑफ फ्रिज तो क्या होता है, उसका स्मेल टेस्ट सब खराब होने लगता है। सिमिलरली कोई भी ऑयली या फूड जिसमें कि फैट बहुत ज़्यादा हो, उसे जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली रख दिया जाता है तो उसका स्मेल थोड़े देर के बाद ख़राब होने लगता है। खास करके तुमने ये नोटिस किया होगा पकौड़ियों में या फिर फ्राइड राइस वगैरह में, जब वो ओपन एयर में रह जाते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो उनका जो स्मेल होता है वो फाउल हो जाता है, बदतर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुई ना, ये क्यों हुई, इसका रीज़न है क्योंकि उन फैटी मटीरियल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। सो ये जो प्रोसेस हुई, अभी मैं इसको अच्छे से बताता हूँ तुम्हें क्या लिखना है। तुम्हें लिखना ऐसा है, रेंसिडिटी इज द कन्वर्जन ऑफ द स्मेल ऑफ अ फैटी और ऑयली फूड इनटू अ फाउलर स्मेल ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन। तो चीज़ मैंने लिख दी, नॉट टू वरी, चेंज स्मेल ऑफ ऑयली फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेंसिडिटी। अब ये जो रेंसिडिटी होती है उसको बचाना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो अगर बचाना है तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटाओ, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो फ्रिज का यूज़ कर लूँगा। फ्रिज में क्यों, फ्रिज से क्या होगा, देखो जब भी ठंडी हो जाती है ना, टेम्परेचर लो करते हो तो कोई भी रिएक्शन स्लो हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह एक्टिव नहीं रहते। तो ठंडा कर दो, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, पहली बात ऑक्सीडेशन का। दूसरी चीज़, फ्रिज क्या होता है, पूरा टाइट कंटेनर होता है, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, उसके बाद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये काम कर जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट को अवॉइड करने में। एयर टाइट कंटेनर वैसा ही है जिसमें कि सिमिलरली लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, जो कि एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा रिफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एयर टाइट है पूरा कंटेनर। आगे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, कि जब एयर टाइट कंटेनर बनाओ जिसमें कि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी ना हो, तो ऐसा करो उस कंटेनर में कोई ऐसी गैस डाल दो जो कि रिएक्टिव ना हो, रिएक्शन ना करे और हेल्दी टाइप की हो। तो वो यूज़ किया जाता है चिप्स के पैकेट्स को बनाने में। चिप्स के पैकेट्स के अंदर जो गैस भरी रहती होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत स्टेबल होता है, आमतौर पर रिएक्ट नहीं करता है। N2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, N2 भी हो सकता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये रिएक्शन नहीं करता इन जनरल। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन गैस की वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं, और यहाँ पे चिप्स जो ऑयली मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यानी रेंसिडिटी नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है, ये मैं बोलूँ तो फ्लशिंग
फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, ये करा है मैंने, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट भी तुम्हें समझ में आ गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब मुझे कुछ बातें करनी है तुम्हारे साथ। वो बात क्या है, इस चैप्टर में मैंने एनसीईआरटी के हर एक डिटेल को ऐड करने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द ब्रीफ एंड द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी सिंगल फैक्ट एंड फेनोमेना। मेरा टारगेट था अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का लेक्चर रखने का, जो कि सक्सेसफुल है। सो इस लेक्चर के बाद तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तुमने कंप्लीटली इसको पढ़ लिया है, इसको पढ़ भी सकते हो, ये इतना ब्रीफ और डिफाइंड लेक्चर था। सो इसको पढ़ने के बाद अब तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को करने हैं। और अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा जैसे बैलेंसिंग में तुम्हें लगा कि और भी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पॉइंट, वो जो वीडियो है मेरी, उसे मैं पिन कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा मैं, सो दैट तुम इसकी प्रैक्टिस भी कर सको बैलेंसिंग की। और कोई अगर पार्ट तुम्हें लगा कि इसमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी कुछ, और तुम्हें समझ नहीं आया या फिर कोई ऐसा डाउट रह गया, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे डाउट सेक्शन में, यानी कमेंट सेक्शन में। सो इस चैप्टर के बाद अब हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें कि तुम्हें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इस वीडियो को लाइक करके रखना है, सो दैट मेरे अंदर एक एंथुजियाज्म रहे तुम्हें पढ़ाने का। क्योंकि मेरे अंदर अगर एंथुजियाज्म नहीं रहा तुम्हारे लाइक्स और कमेंट्स के ना रहने की वजह से, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, एनर्जी नहीं रहेगी। सो मेरी एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे, अभी कमेंट करोगे कि लेक्चर में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। कमेंट करने के बाद तुम लाइक करोगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड होप वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड एग्जाम्स।